नमस्कार बच्चों। आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थशास्त्र का जो है आय पर रोजगार का सिद्धांत उसे लेकर आई हूँ। आपको मैं किन्स के रोजगार सिद्धांत और उससे जुड़ी हुई हर एक छोटी सी छोटी बात इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन ये जो सीरीज है ये कई पार्ट में होगी बच्चों, क्योंकि ये पूरा एक समग्र रूप है, आप कह लीजिए अर्थव्यवस्था का, जिसे एक साथ आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ आज हम आय और रोजगार सिद्धांत के अंतर्गत बात करेंगे जिसकी वो है सामूहिक मांग। ऐसे तो देखने में सुनने में बहुत ही सरल लगता है, मैम हम लोग मांग से परिचित हैं, लेकिन ये सामूहिक मांग की जो अवधारणा है उससे आपके कई कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे। लेकिन पहले मैं बता दूं कि आखिर इस नए आय और रोजगार सिद्धांत की जरूरत हमें क्यों पड़ी। 1929 की आर्थिक मंदी का उल्लेख आपने अपने फर्स्ट चैप्टर में ही सुन लिया होगा और अधिकांश बच्चे जानते होंगे कि 1929 की जो आर्थिक मंदी हुई थी उस समय जो हमारे अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ, उनकी जो क्लासिकल थ्योरी थी प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धांत, ये जो थ्योरी थी उनकी, जिसे हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, वो पूरी तरह से फेल हो गई थी बच्चों। और 1929 की आर्थिक मंदी ने एक बार अर्थशास्त्रियों को सोचने पे मजबूर कर दिया था कि वो किस तरीके से अर्थव्यवस्था को देखें ताकि आय और रोजगार का स्तर हमेशा बढ़ता रहे, कम ना हो। और तब इस काम को सोचने का काम जिन्होंने किया वो 1936 में किन्स ने अपनी पुस्तक लिखी, आय व रोजगार के सिद्धांत से संबंधित। ये समष्टि अर्थशास्त्र का प्रारंभिक दौर भी था। पहली बार अर्थशास्त्री किसी भी चीज को पूरे देश की नजर से देख रहे थे और इसीलिए बच्चों मांग अब सिर्फ एक व्यक्ति या बाजार की नहीं रह गई थी, अब एग्रीगेट मांग की बात की जा रही थी, सामूहिक मांग की बात की जा रही थी। और आज इसी अवधारणा को मैं आपके सामने क्लियर कर रही हूँ। तो किन्स ने अपने आय और रोजगार के सिद्धांत में जिस मांग की बात की है बच्चों, वो है प्रभावपूर्ण मांग, जिसे हम इफेक्टिव डिमांड कहते हैं, ईडी। और आपको समझना है कि ईडी की बजाय मैं सामूहिक मांग क्यों बता रही हूँ। कारण ये है कि ये जो प्रभावपूर्ण मांग होती है ये इसी सामूहिक मांग का वह स्तर होता है बच्चों, वह लेवल होता है जहां पर मांग और पूर्ति बराबर होते हैं। जहां पे ये कंडीशन आ जाएगी उसे हम प्रभावपूर्ण मांग की स्थिति कह देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है ये समझना कि एडी क्या होता है, जिसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, एडी आखिर वो क्या अवधारणा है। तो यहां आपको याद रखना है, अगर ईडी पूछा जाए तो आपको बोलना है कि सामूहिक मांग का वह स्तर जहां पर मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ये हुआ बच्चों ईडी, प्रभावपूर्ण मांग। अब सामूहिक मांग, अगर मैं सामूहिक मांग को आप लोगों के सामने डिफाइन करूं तो इसे ऐसा समझिए कि एक देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो लोग हैं उनके द्वारा की जाने वाली कुल मांग, एक तरह से एक पूरे देश की जो कुल मांग होती है ना, विभिन्न वस्तुओं की, विभिन्न लोगों के द्वारा, वो सब मांग को जब आप मिला लेंगे तो सामूहिक मांग हो जाएगी। जैसे पूरे देश के व्यक्तियों के द्वारा इतने पेन, इतनी कॉपी, इतना चावल, इतने दाल, इसकी मांग की गई है, इसे हम सामूहिक मांग कहते हैं। अब इस सामूहिक मांग को एक क्वेश्चन आया होगा आपके माइंड में कि आखिर इसकी गणना कब करते हैं हम? हर साल होती है इसकी गणना। इसलिए आपको दूसरी बात जो सामूहिक मांग की याद रखनी है कि इसकी गणना लेखा वर्ष में की जाती है। मतलब पूरे एक साल में हम इसे निकाल लेते हैं कि देश की कुल मांग क्या होती। उसके बाद बच्चों इसके सिक्के का ये एक पहलू है, इसका दूसरा पहलू ये है कि जो भी हम मांग करते हैं वो हमारे पूरे खर्चे को बताती है। आपके माइंड में आया होगा कैसे? जैसे आपने एक कॉपी की मांग की जिसकी कीमत थी 20 रुपए, तो बच्चों आपने मांग की तो क्या उसकी कीमत नहीं चुकाई? आपने उसकी कीमत चुकाई, दुकानदार को आपने
पूरे 20 रुपए दे दिए। तो ये जो 20 रुपए दिए गए वो आपकी नजर में क्या है, आप उसे खर्च में शामिल करेंगे ना। तो ये आपको याद रखना है कि जो सामूहिक मांग होती है वो वास्तव में लोगों के द्वारा किया जाने वाला खर्च है। वो अलग अलग किसी भी स्तर में हो सकता है। तो आप जब भी सामूहिक मांग को पढ़ें तो इसके साथ ही आप ये कॉन्सेप्ट भी लिख लें कि यही आपका सामूहिक व्यय भी होगा। मतलब कई जगहों पे आपको AE लिखा हुआ मिलेगा, मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, सामूहिक व्यय। तो हमेशा जो सामूहिक मांग होती है वही सामूहिक व्यय होता है, इसलिए हम कहते हैं कि सामूहिक मांग सामूहिक व्यय या सामूहिक खर्च के बराबर होती है। अब ये खर्च बच्चों हम किन किन रूपों में करते हैं उसे देख लेते हैं। पहले हम मांग करते हैं उपभोग के लिए, जैसे उपभोक्ता वस्तुओं की मांग कर रहे हैं हम, पूंजीगत वस्तुएं हम ले रहे हैं, तो हम एक मांग जो करते हैं वो उपभोग के लिए होता है, अपने उपभोग पे खर्चा करते हैं। लेकिन एक जो दूसरी मांग होती है वो उत्पादन करते हैं, कच्चे माल के लिए, मशीनरी के लिए, निवेश के लिए। तो उस तरह के लिए जो मांगे होती हैं जिससे उत्पादन बढ़ाया जाता है, एक तो उपभोग किया जाता है और दूसरा जिससे उत्पादन बढ़ाया जाता है, तो उसे हम बच्चों निवेश व्यय या निवेश मांग कहते हैं। तो आप सामूहिक मांग जब कभी भी पढ़ें तो उस सामूहिक मांग में आपको ये समझना जरूरी है कि सामूहिक मांग के अंतर्गत दो मांगे शामिल होंगी। अगर मैं सामूहिक मांग की बात कर रही हूं तो उसमें दो मांग शामिल होगी, एक जिसे मैं कहूंगी उपभोग मांग और दूसरी जिसे मैं कहूंगी निवेश मांग। और आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो रहा होगा कि अगर मैं उपभोग मांग कह रही हूं तो ये उपभोक्ता वस्तुओं के लिए है, और यहां पे अगर मैं निवेश मांग कह रही हूं तो ये पूंजीगत वस्तु के लिए है। अगर इसकी मांग परिवार क्षेत्र करेगा तो उसकी मांग उत्पादक क्षेत्र करेगा। तो ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। तो जब कभी आपको सामूहिक मांग को बताना होगा बच्चों, तो इसी को आप व्यय के रूप में भी बता सकते हैं और बिल्कुल वो होता ही है। आप इसे लिखेंगे उपभोग व्यय, सेम यही है, और यहां पे लिखेंगे निवेश व्यय। तो अगर मैं इसे आपको किसी फलन या इकोनोमेट्रिक्स के रूप में बताऊं तो मैं कहूंगी AD इक्वल टू C प्लस I। अब ये C क्या है बच्चों? C से कंजप्शन मतलब उपभोग व्यय, और उसी तरह बच्चों I से क्या होगा? इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से ये दो तरह के खर्च शामिल होते हैं उस मांग में, AD में, उपभोग और निवेश। और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार मैंने देखा है कि एक नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ देता है मांग इक्वल टू। तो मांग इक्वल टू सामूहिक मांग बराबर होती है व्यय के, खर्च के, उपभोग व्यय धन निवेश व्यय, या आप इसे कहिए उपभोग मांग धन निवेश मांग। तो एग्रीगेट जो हमारी डिमांड होती है वो इन दोनों के साथ में जुड़ी होती है। अब एक और कॉन्सेप्ट है बच्चों कि ये एग्रीगेट डिमांड अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में काम कैसे करती है। उसके लिए मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो सामूहिक मांग होती है उस सामूहिक मांग को हम द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और चतुर्थ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं में देखेंगे। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं सामूहिक मांग अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में कैसे काम करेगी। अगर द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, जिसमें हम जानते हैं कि अगर द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है तो सिर्फ इसके दो क्षेत्र होंगे, एक होगा परिवार क्षेत्र और दूसरा होगा उत्पादक क्षेत्र। अगर त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है तो इसमें तीन क्षेत्र होंगे, एक परिवार, दूसरा उत्पादक और तीसरा होगा सरकार। ये मैं
ऐसा इसलिए दिख रही हूं ताकि मैं बहुत आसानी से आपको बता सकूं कि सामूहिक मांग अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में कैसे काम करती है। अब बात करते हैं चतुर्थ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। क्षेत्र 4 हो जाएंगे तो काम कैसे होगा। ये आपका परिवार, उत्पादक क्षेत्र, ये सरकारी क्षेत्र और उसके साथ ये होगा विश्व क्षेत्र। अब इक्वेशंस कैसे बनेंगे, आप इसका समीकरण कैसे प्रस्तुत करेंगे। अगर द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है तो AD बराबर होगा C+I, मतलब उपभोग पे खर्चा करेगा परिवार, निवेश पे खर्चा करेगा उत्पादक। तो हम कह सकते हैं कि हमारी सामूहिक मांग द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में उपभोग पे होने वाला खर्च या उपभोग के लिए किया जाने वाला मांग और निवेश पे किए जाने वाले मांग के बराबर होगा। अगर 3 क्षेत्र होगा तो परिवार के द्वारा C उपभोग पे, उत्पादक के द्वारा I, और सरकार भी तो कोई ना कोई खर्चा करेगी और मांग भी करेगी, तो वो होगा G। तो आपको याद रखना है कि अगर त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है तब आपकी सामूहिक मांग हो जाएगी C+I+G। लेकिन अगर ये चतुर्थ क्षेत्रीय है जिसमें विश्व भी शामिल है, तब सामूहिक मांग आप कैसे निकालोगे। तब सामूहिक मांग निकालने का तरीका हो जाएगा परिवार क्षेत्र के लिए C, उत्पादक क्षेत्र के लिए I, सरकार के लिए गवर्नमेंट G और विश्व के लिए बच्चों आपको X - M करना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि निर्यात में से आयात को घटाना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन की सहायता से किसी भी तरह की क्षेत्रीय अगर अर्थव्यवस्था है तो आप सामूहिक मांग की गणना कर सकते हैं। अब आइए आपको एक इक्वेशन से मैं ये समझाने की कोशिश करती हूं कि ये सामूहिक जो मांग होती है वो मांग अनुसूची और आय में क्या संबंध होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप प्रैक्टिकली देखने लगेंगे किसी भी देश की सामूहिक मांग को कि क्या संबंध होता है आय और सामूहिक मांग का। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आय, इनकम, अर्निंग या और उसके साथ AD की सामूहिक मांग। अब इस बात को समझाने के लिए कि आय का मांग से सीधा सीधा संबंध होता है, एक उदाहरण देती हूं। अगर आपकी आय मात्र 10,000 रुपए है तो हो सकता है कि आप लग्जरी कार पे खर्चा ना करें, उसकी मांग ना करें। लेकिन जैसे ही आय बढ़कर आपकी 1 लाख रुपए महीना या 10 लाख रुपए महीना हो जाएगी तो आप लग्जरी आइटम्स पे खर्च करने लगेंगे, उसकी मांग करने लगेंगे। तो ये जो संबंध है बच्चों, आपने देखा कि आय बढ़ने के साथ साथ आपका खर्च बढ़ गया, या यूं कहूं कि आप नई नई वस्तुओं का मांग करने लगे। तो ये तो बताता है कि आय और जो मांग होती है उसमें बड़ा ही धनात्मक संबंध होता है। अब चलिए इसी बात को हम एक टेबल के द्वारा भी प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। मैं एक और ले लेती हूं आय और मैं दूसरी ओर यहां पर बताती हूं AD या मांग। मान लेते हैं आय का स्तर 0, बिल्कुल होता है 0। जितने बेरोजगार लोग हैं जिनके पास काम नहीं है उनके आय का स्तर क्या है 0, और उस पर ही जो मांग है वो 30 है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम जब आय 0 है तो मांग 30 कैसे होगी। किसी के पास कुछ भी आय ना हो बच्चों, लेकिन उसके बावजूद वो जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ तो मांग करेगा। वो भोजन की मांग करेगा ही, वो उसका बेसिक नीड है, पानी की मांग करेगा ही। एक बहुत कपड़े ना सही लेकिन तन ढकने के लिए कपड़े की मांग करेगा, ये उसकी बेसिक नीड है। और इस नीड को पूरा करने के लिए वो उधार लेता है या कैसे करता है, मैं उस हार्श वर्ड को जिसे हम भीख मांगना कहते हैं उसे वीडियो में नहीं यूज करना चाहती थी, लेकिन कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि आय भले ही 0 हो, मांग 0 नहीं होती। और इस क्वेश्चन को पूछा भी जाता है वो कि आय 0 हो, सामूहिक मांग कभी 0 नहीं होती, क्योंकि लोग जीवित रहने के लिए भी कैसे भी पैसे का इंतजाम करके मांग करते ही हैं। इसीलिए अगर आय 0 है तो AD 30 के बराबर मैंने लिया है। तो आई होप आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। इसके बाद मैं इसमें आय के स्तर को बढ़ाती जा रही हूं। अब
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम वाई, क्यों आय का स्तर इतना तेजी से आप बढ़ाती जा रही? गुड, बढ़ता है बच्चों, आय का स्तर लोगों का बढ़ता है, घटता नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम आय स्तर की जो बात कर रहे हैं वो पूरे देश का आय स्तर है। और अगर देश में गवर्नमेंट है तो वो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठती, वो लोगों के आर्थिक कल्याण को बढ़ाने के लिए रोजगार के स्तर को बढ़ाती है, उनके आय के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करती है। इसलिए जो सामूहिक आप आय देखेंगे वो सामूहिक आय निरंतर बढ़ती रहती है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपकी आय आएगी तो आप मांग करोगे ही करोगे डेफिनेटली, लेकिन यहां पर जो मांग है उसको बढ़ने का रेशियो जरा देखिएगा। मैं यहां पर उस मांग के बढ़ने का जो रेशियो है वो काफी स्लो रखी हूं। चाहती थी कि आप क्वेश्चन पूछें और मैं जवाब दूं। अब आपके मन में आया होगा कि मैम आपने आय को तो रैपिडली बता दिया, आप एग्रीगेट डिमांड को इतना स्लोली क्यों बता रही हैं? यस, अब उसे सोचिएगा, एग्रीगेट डिमांड थोड़ी स्लोली बढ़ती है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित आय स्तर पे पहुंचने के बाद लोगों में बचत की प्रवृत्ति हो जाती है। एक लेवल पे पहुंचने के बाद लोग पैसे बचाने लगते हैं। जैसे मैं आप ही से पूछूं कि आपके घर में 10,000 में अगर 5,000 रुपए का किराना सामान आता था, तो क्या आपकी इनकम अगर 1 लाख हो जाएगी तो आप किराना 50,000 का खाने लगोगे? नहीं ना, खाओगे वही 5,000, बहुत बढ़ाओगे, बहुत स्टैंडर्ड बढ़ाओगे तो 10,000 करोगे, महंगी महंगी चीजें खरीद के। लेकिन बच्चों, आपका जो स्तर है खाने का, उसका एक कैपेसिटी रहेगा और उस कैपेसिटी से ज्यादा आप नहीं खा सकते। तो अब जो पैसा बचेगा आप उसका बचत करोगे, मांग नहीं करोगे। बस इसीलिए यहाँ पर एडी के बढ़ने का जो तरीका होता है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है आय के स्तर से, क्योंकि लोग बचतें करने लगते हैं। अब इसी चीज को अगर मैं आपको चित्रों के माध्यम से बताऊं, चित्र एक बनाऊं, मैं इस चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करूं आप लोगों का, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक न्यूनतम आय स्तर होता है बच्चों। अब ये न्यूनतम आय स्तर क्या होता है? एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए, जो आपने गरीबी रेखा की परिभाषा पढ़ी थी ना कि इतनी कैलोरी गांव में, इतनी कैलोरी शहर में मिलनी चाहिए, तो वही है न्यूनतम आय स्तर। तो यहां पर मैंने उस न्यूनतम आय स्तर को इस सीधी रेखा से बताया है। ये बिल्कुल सीधी और स्थिर रेखा रहेगी, कारण ये कि जो ये न्यूनतम आय स्तर होता है उससे डिसाइड कर दिया जाता है और वहां तक की आय लोगों को मिलनी ही चाहिए। अब ये जो मैं बना रही हूं यहां पर बच्चों, ये रेखा है आय की रेखा। अब आप जान गए हैं कि आय की रेखा को मैंने ऐसे बढ़ते हुए क्यों दर्शाया है। तो आय की रेखा को बढ़ते हुए इसलिए दर्शाया है क्योंकि सरकार के प्रयासों से ही, लोगों के खुद के एफर्ट से ही उनकी आय लगातार बढ़ती रहती है। अब बात कर लेते हैं सामूहिक मांग की। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि आय अगर 0 कंडीशन में भी होगी तो भी सामूहिक मांग जो होती है वो 30 के बराबर होगी। चलिए इसे थोड़ा लिख दूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो। आप कोई भी लेकर बना सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आय के बढ़ने की गति को आपको ज्यादा दिखाना है और सामूहिक मांग के बढ़ने की गति को आपको कम ही दर्शाना है। तो यहाँ पे बच्चों मैं धीरे धीरे इसे बढ़ा दूं, ये 40, ये 50, ये 60। चलिए यहां तक ही दर्शा के आपको बात करती हूं। अगर अब आपको एडी की रेखा खींचनी है तो आप शुरुआत कहां से करेंगे? आप शुरुआत करेंगे इस 30 से, क्योंकि आय का स्तर जब 0 था तो एडी 30 थी। आप इस रेखा को, बस आप कुछ मत कीजिएगा बच्चों, बस इस रेखा को आप आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। आपको वो बिंदु मिल जाएगा जहां पर ये एक दूसरे को काटेगी। तो आप ये देख रहे हैं कि वो जो आय स्तर है वो क्या है? वो आय स्तर है 40, कि जब आय और सामूहिक मांग एक दूसरे के बराबर हो गए हैं तो ये है संतुलन बिंदु। अब आपसे पूछा जाएगा
कि इसमें कौन कौन सी स्थितियां होती हैं। तो आपको बताना होगा बच्चों कि कभी कभी एडी कम रहती है और वाई ज्यादा। एक कंडीशन होती है जब एडी ज्यादा होती है, सामूहिक मांग ज्यादा होती है और आय कम होती है। एक जो तीसरी कंडीशन होती है उसमें एडी बराबर होती है आय की। अब इस चित्र में उस तीनों ही कंडीशंस को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली ये सबसे इजीली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मैं लिख दूं कि ई की जो स्थिति है उस स्थिति में आप देखिए एडी बराबर है वाई के, मतलब सामूहिक मांग बराबर है आय की। अब वो कंडीशन जिसमें एडी ज्यादा होगी और वाई जो है वो कम होगी, तो वो कंडीशन देख लीजिए बच्चों कि यहाँ पर ये वाई कम है और यहाँ पर जो मांग है वो ज्यादा है, तो आप इसे दर्शा सकते हैं कि एडी ज्यादा है वाई की। अब जब कि एडी कम हो जाएगी और आय ज्यादा, तो आप देख लीजिए एडी की रेखा आय की रेखा से नीचे है, तो आप यहां पर दर्शा सकते हैं कि एडी कम है और वाई ज्यादा। तो कुल मिला के आपको समझना है कि आय के साथ सामूहिक मांग का बहुत ही धनात्मक संबंध होता है, लेकिन ये तीन स्थितियों से होके गुजरती ही है। एडी या तो कम होगी, सामूहिक मांग या तो ज्यादा होगी या उसके बराबर होगी, और जहां पर ये बराबर होती है उसे इक्विलिब्रियम या हम उसे संतुलन बिंदु कहते हैं। तो ये था बच्चों सामूहिक मांग, किसी देश की अर्थव्यवस्था में लोगों के द्वारा किया जाने वाला मांग, जिसे हम सामूहिक व्यय के नाम से भी जानते हैं, और उसमें हम उपभोग और निवेश व्यय को भी शामिल करते हैं। उम्मीद करती हूँ इस छोटे से वीडियो में आप सामूहिक मांग को अच्छी तरह समझ पाए होंगे और उसकी विशेषताओं को भी आपने नोट डाउन किया होगा कि एक लेखा वर्ष में इसकी गणना होती है, ये सामूहिक व्यय के बराबर होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आय और रोजगार निर्धारण का। और समग्र पूर्ति को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो मिली है इस महीने की पॉकेट मनी और आपने जैसे किया है उसे खर्च, बस उसी को तो ध्यान रखना है और आप समझ जाएंगे एग्रीगेट सप्लाई को। तो जब हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं तो हमेशा एक फिजिकल एयर को लेके चलते हैं। भाई इकोनॉमिस्ट है हम लोग, एक वित्तीय वर्ष को कैसे छोड़ सकते हैं, तो हम बात करते हैं एक वित्तीय वर्ष की, और उस साल में जो भी गवर्नमेंट सप्लाई करने की सोचती है, उत्पादक जितना उत्पादन करने की सोचता है बच्चों, उसी के समग्र रूप को कहते हैं समग्र पूर्ति। और अगर आप इसे इंग्लिश में बताना चाहें तो एएस और डोमेस्टिक फाइनल सप्लाई पॉइंट टू बी नोटेड। क्यों? क्योंकि ये है डीएफएस। कई बार कंपटीशन एग्जाम में यूं ही छोटा सा क्वेश्चन डाल के कहता है व्हाट इज डीएफएस, और तब आप सोच में पड़ जाते हैं आखिर डीएफएस होता क्या है। कुछ नहीं है, वो है आपका एग्रीगेट सप्लाई ही, जिसे हम कहते हैं डोमेस्टिक फाइनल सप्लाई डीएफएस। इसीलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे नोट कराया है बच्चों। इज द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट फॉर्म्स इन ए नेशनल इकोनॉमी प्लान ऑन सेलिंग ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। और स्पेसिफिक टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों? स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा आपका फिजिकल ईयर। तो बिल्कुल आप उसे ही याद रखिएगा। हिंदी में कहूं तो एक लेखा वर्ष में पूरे अर्थव्यवस्था में जो समस्त वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की जाती है ना, जो फ्लो होता है ना, उसी फ्लो को तो हम कहते हैं समग्र पूर्ति। लेकिन आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कैसे बोर्ड पूछता है समग्र पूर्ति कीमत स्तर से प्रभावित नहीं होती, सिद्ध कीजिए। अब आपको लग गया थोड़ा झटका, इसको कैसे प्रूफ करूं? मैंने तो पढ़ा है कि सप्लाई हमेशा ही कीमत से प्रभावित होती है। तो इसे प्रूफ करने के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा? आपको देखना होगा अर्थव्यवस्था की अतिरिक्त क्षमता को। अब ये अतिरिक्त क्षमता क्या होती है मैम? एक्सेस कैपेसिटी कहते किसको है? अब एक्सेस कैपेसिटी को आपको रटाने की बजाय मैं आपको दे रही हूं इसका एक एग्जांपल। क्या होती है? कभी ऐसा होता है बच्चों कि हमारी इकोनॉमी में लोगों के पास आय नहीं होती, फिर लोग चाह कर भी चीजें खरीद नहीं सकते, डिमांड करते नहीं,
अब क्या करें भाई उत्पादक तो सोच के बैठा था कि लोग आएंगे और लोग खरीदेंगे, पर खरीदने वाला तो कोई है नहीं। तब फिर ऐसे में इकोनॉमी क्या करती है? उत्पादक करता है बच्चों। उत्पादक अपनी पूर्ति के हाथ को कर देता है थोड़ा बंद, पूर्ति कर देता है वो कम। अब उसके पास क्या होता है, जितनी भी स्टॉक में चीजें बची हुई हैं, उसको कुछ लोग खरीदने के लिए आते हैं और धीरे धीरे उसकी सारी स्टॉक की चीजें जो है बच्चों वो बिक जाती हैं। तो हो गया ना, AD इक्वल टू AS, मान बराबर हो गई पूर्ति के। यही है हमारी अर्थव्यवस्था की अतिरिक्त क्षमता। और ठीक बच्चों, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आता है कि सप्लाई जो AS होती है वो क्यों कीमत से प्रभावित नहीं होती। तो उसके पीछे भी कारण यही है बच्चों कि अगर कभी AD एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है ना, जिसे हम इकोनॉमी में कहते हैं प्रभावपूर्ण मांग का कम हो जाना, तो उस कम हो जाने पर खुद उत्पादक अपनी पूर्ति को कभी कम करके और कभी बढ़ाकर इसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अगर AD कम हो गया है तो वो पूर्ति को थोड़ी देर के लिए रोक देंगे। उसके रोकने से बच्चों ऐसा होगा कि पूर्ति भी कम हो जाएगी और दोनों कम कम हो जाएंगे बराबर। और कभी ऐसा हो कि AD अगर बढ़ गया हो, मांग बहुत हो रही है और उत्पादक के पास लोग ही नहीं है कि उतना उत्पादन कर सके, तो उसके लिए वो क्या करेगा? उसके लिए वो नए नए लोगों को नौकरी पे रखेगा बच्चों, और नौकरी देकर वो पूर्ति को भी क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो मांग भी अधिक और पूर्ति भी अधिक। तो हो गया ना AD इक्वल टू AS। अब मुझे ये बताइए, कहीं पे भी मैंने कीमत कहा क्या? नहीं कहा ना। बस यही आपको प्रूव करना है बच्चों कि अर्थव्यवस्था में जो समग्र पूर्ति होती है वो कीमत से प्रभावित नहीं होती। अब दूसरा क्वेश्चन जो बोर्ड आपसे पूछेगा वो ये होता है कि AS इक्वल टू Y बराबर क्यों, इनकम के बराबर क्यों होता है समग्र पूर्ति। तो मैंने कहा ना, इसके लिए मैं आपकी पॉकेट मनी पूछूंगी। चलिए बताइए मुझे कि आपको जब पॉकेट मनी मिलती है तो आप खर्च कहाँ करते हो, क्या करते हो उसका? दो तरह के बच्चे होंगे, 500 मिले तुरंत उड़ा दिया, पूरा का पूरा खर्च कर दिया। एक बच्चा होगा, नहीं मैं तो 200 खर्च करूंगा, 300 अगले महीने के लिए बचा के रखूंगा। मतलब आपने किया क्या? दो ही काम ना, या तो खर्च या फिर उसे बचा के रखा। तो उसी को तो हम कहते हैं AS इक्वल टू C प्लस S। मतलब या तो आप कंजप्शन करेंगे, उपभोग करेंगे, या फिर उसकी सेविंग करेंगे, बचा के रखेंगे। और याद कीजिए बच्चों, राष्ट्रीय आय आखिर हम निकालते कैसे हैं? लोगों की आय को जोड़कर, लोगों के खर्चे को जोड़कर। तो आप चाहे खर्च करो तो भी उससे नेशनल इनकम मिलेगी, चाहे आप उसे बचा कर रखो तो भी उससे नेशनल इनकम का पता चलेगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर AS जो है हमारा, वो सप्लाई जो हमारी है वो इनकम के, हमारे नेशनल इनकम के बराबर हो जाती है। इसीलिए अगर ये क्वेश्चन आए तो आप कॉन्फिडेंट जवाब दीजिएगा, जी हाँ ये राष्ट्रीय आय के बराबर होती है, क्योंकि हम जो है वो अपनी आय को दो ही भाग में खर्च करते हैं, या तो उपभोग करने में या तो बचत करने में, और इन दोनों का योग होता है Y। और याद रखिए बच्चों, जब आप खर्चा करते हो तो किसी ना किसी को तो इनकम मिलती है। जब आप दुकान में पैसे देते हो तो दुकानदार के लिए वो क्या है? आय है। तो ठीक वैसे ही उसी फॉर्मूला से AS इक्वल टू Y होता है, समग्र पूर्ति बराबर होती है इनकम के। तो दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर। और उसी के साथ आपसे जो पूछा जाएगा कि AS के कंपोनेंट क्या क्या हैं, घटक क्या क्या हैं, तो मेरे बच्चों कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना है AS इक्वल टू C प्लस S। तो इसके कंपोनेंट हो गए ना दो, एक C और दूसरा हो गया S कंजप्शन, और दूसरा हो गया सेविंग। अब आपको मैं प्रूफ करके यहाँ पे दिखाऊंगी कि अगर बोर्ड में पूछ दिया समग्र पूर्ति को तालिका और रेखा चित्र से बताइए, तो कैसे बताएंगे आप? कुछ नहीं करना है, याद भी नहीं रखना है, बिल्कुल याद नहीं रखना है। एक बार समझिए, हमेशा के लिए याद। आपको इनकम को 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप कहोगे मैडम 0 से क्यों? तो भाई अभी बैठे बैठे मेरा वीडियो देख रहे हो तो कौन सा कमाते हो तुम? तो इसी तरह हर किसी की इनकम 0 से ही तो शुरू होती है, पहले उसे रोजगार नहीं मिलता,
कोई आय नहीं होती और धीरे धीरे आय स्तर बढ़ता जाता है। तो हम इसे शुरू करेंगे 0, 20, 40, 60, आपका जो मर्जी आप वो लिख लेना। और अब सप्लाई तो मैंने तो यहाँ प्रूव कर ही दिया है बच्चों, एएस बराबर क्या होता है, हमारी इनकम। तो बिल्कुल एएस भी इसी के अनुसार आपको बढ़ता हुआ दिखा देना है। अब आएगा मैडम इसका चित्र कैसे बनेगा, डायग्राम में कैसे शो करेंगे। तो डायग्राम में भी शो करते समय बच्चों बहुत बारीक से एक छोटी चीज को आपको ध्यान रखना है। जब भी आप डायग्राम बनाए, whenever you draw AS, then you have to draw it like this। ठीक, ऐसा आपको बनाना है और यहाँ पे दिखाना है बच्चों 45 डिग्री। आज से पहले मैंने अपने किसी वीडियो में नहीं कहा कि जब कभी भी आप डायग्राम बनाएं तो उसमें एंगल को दिखाएं, लेकिन यहाँ बोलने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है बच्चों कि जब किसी चीज को हम 45 एंगल से दर्शाते हैं तो इसका मतलब होता है वो दोनों चीजें बिल्कुल एक जैसी हैं, जैसे सिक्के का दो पहलू। तो यहाँ पर अगर मैं कह रही हूँ y = AS, तो इसे समरूप बताने के लिए बच्चों की आय और समग्र पूर्ति एक सिक्के के दो पहलू हैं, उसको बताने के लिए यहाँ पे आपको 45 डिग्री तो डालनी ही पड़ेगी। तो यहाँ आप दिखा दीजिए सप्लाई को, यहाँ दर्शा दीजिए आय या इनकम को, और ये आपका डायग्राम हुआ कंप्लीट। और इस छोटे से टॉपिक से क्वेश्चन देखिए कितने बनते हैं। व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, फिर पूछेगा अतिरिक्त एक्सेस कैपेसिटी क्या है इकोनॉमी की, फिर पूछेगा कि एएस = वाई क्यों होता है, फिर पूछेगा कि एएस के कंपोनेंट क्या क्या है, C+S, और बाद में ये भी तो पूछेगा बच्चों की एएस = एडी कैसे हो जाता है। वीडियो को सुनिए एक बार और बार बार सुनकर कंफर्म कीजिए अपने इस कॉन्सेप्ट को, और आपके पास आपकी मैम लेकर आएगी एक नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।